बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। उसमें पढ़ेंगे रेशम कीट कैसा होता है और इसका लार्वा कैसा होता है। इसमें जो चित्र देख रहे हैं इसके कोकून का या कोया का, और इसके कीट का लार्वा कैसे पत्तियों पे रहता है ये देखेंगे आप। और फिर रेशम बन के तैयार होता है तो कितना सुंदर और आकर्षक होता है। ठीक बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों नमस्कार। देखिए अभी कुछ समय पहले आपको इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था मैंने, जब मैंने पढ़ाया था आपको रेशे में आपको जो प्रक्रिया होती है उसकी उस प्रक्रिया को बताया था। इसी क्रम में आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि जो रेशे होते हैं उसमें मैंने बताया था जंतु रेशे और पादप रेशे। पादप माने प्लांट से, जंतु माने जंतुओं से। तो एनिमल फाइबर में बताना है मुझे आज आपको कि रेशम, जो रेशमी वस्त्र बनते हैं वो रेशम कहाँ से आता है। तो रेशम को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है और कैसे रेशम प्राप्त होता है। तो रेशम कीट पालन मैंने बताया सबसे ज्यादा रेशम चीन में उत्पन्न होता है, चीन में तैयार किया जाता है। तो रेशम जो तैयार किया जाता है बहुत अच्छा रेशम होता है। कैसा होता है? बहुत अच्छा रेशम होता है। रेशमी वस्त्र आपने देखे होंगे, अगर फिल्म वगैरह में आप देखते हैं, राजा महाराजाओं को आपने देखा होगा तो बहुत सुंदर, आकर्षक, एकदम चमकदार, टिकाऊ, बहुत स्टेबल होते हैं, बड़े आरामदायक भी होते हैं, बड़े मुलायम भी होते हैं। तो ऐसे रेशमी वस्त्रों की आज के दौर में भी मांग है और पहले भी मांग थी। आज भी आप रेशमी साड़ी, रेशमी कुर्ता ऐसे वस्त्र लेने जाओगे तो उनकी कीमत सैकड़ों में नहीं हजारों में होती है। जब वो चीज कीमती है तो हमारे आगे जो भविष्य है उसमें उसकी उपयोगिता भी है। हम उस चीज को करें जिससे हमारा धनार्जन हो। तो जो इकोनॉमिकली अगर देखें, आर्थिक रूप से देखें तो जो रेशम कीट पालन है बहुत फायदे का सौदा है। तो आज हम तुम्हें बताएंगे कि जो रेशम कीट पालन होता है वो कैसे किया जाता है। रेशम कीट पालन को ही इंग्लिश में कहते हैं सेरीकल्चर, इसे ही कहा जाता है सेरीकल्चर। तो रेशम के कीट का जीवन चक्र, जो रेशम का कीट होता है उसका जीवन चक्र किस तरीके से होता है, कैसे हमें रेशम के बनाने के लिए जो कैसे धागे रेशे कैसे मिलते हैं उसकी प्रक्रिया हम करेंगे, इसमें जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, एक परिपक्व, एक मैच्योर रेशम के कीट का जो है चित्र बना हुआ है, और इसके बगल में एक छोटा सा चित्र बना हुआ है। इसमें क्या होता है रेशम के मामले में कि जो नर कीट होता है वो छोटा होता है और मादा कीट बड़ा होता है इसमें। तो इनके सहयोग से दोनों के जो कीट जो होता है एक बार में सैकड़ों अंडे देता है, और सैकड़ों अंडे देता है। वो अंडे कहाँ दिए जाते हैं? मुख्य रूप से शहतूत की जो पत्तियां होती हैं, ये जो आप एक लीफ दिखाई गई है, जो शहतूत की पत्ती है। शहतूत एक प्लांट है, एक पेड़ होता है, तो उसमें बड़ी हरी हरी काफी पत्तियां होती हैं। तो इसके जो अंडे होते हैं इसकी पत्तियों पर दिए जाते हैं, और थोड़े नहीं सैकड़ों की तादाद में वो अंडे होते हैं। जब इसका व्यावसायिक रूप से पालन किया जाता है इस कीट का, तो अंडे जो होते हैं इससे कलेक्ट कर लिए जाते हैं, मतलब धागा उस कागज के माध्यम से इसके देखा जिन पत्तियों पर कीट जो अंडे होते हैं उनको जो है इकट्ठा कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो अंडे देने का क्रम है वो क्या करता है, जो कीट होता है उसके नीची सतह पर, जो पत्ती का निचला भाग होता है उस पर अंडे देता है। अंडे इस पे चिपके रहते हैं, और ये अंडे यहाँ पर एक जो अगली स्टेज है इसकी, जिसे हम लार्वा कहते हैं, लार्वा तक आने में इनको कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगता है। अंडे से लार्वा बनने में 20 से 25 दिन लगता है समय। तो 20 से 25 दिन में क्या होता है कि जो अंडे होते हैं वो छोटे कीट यानी कि लार्वा में एक सुड़ी जैसी संरचना में मानिए आप तैयार होते हैं। तो 20 से 25 दिन में वो खूब बढ़िया से मजबूत हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तब तक उनका डेवलपमेंट किया जाता है, उनको ऐसे परिवेश में रखा जाता है कि ये मरे ना, यानी कि अंडे से जो हमारे लार्वा तैयार हुए हैं वो मरे ना और स्वस्थ रहें। इन्हीं लार्वा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हीं लार्वा को कहीं पे इल्ली कहा जाता है, कहीं इनका नाम होता है कैटरपिलर। 3 नामों से ये
जाना जाता है। तो इस स्टेज को समझना होगा, क्योंकि सबसे इसके जीवन चक्र में सबसे महत्वपूर्ण स्टेज इसके लार्वा की ही होती है। लार्वा के मुख में एक ग्रंथि पाई जाती है, लाल ग्रंथि होती है। वो एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रंथि है, स्पेशल प्रकार की ग्रंथि होती। क्या करती है वो ग्रंथि? यहां से एक लसलसा पदार्थ निकलता है और उस लसलसे पदार्थ से महीन महीन धागे से निकलते हैं। आपने देखा होगा कहीं मकड़ी का जाला लगा होगा तो आपने देखा बिल्कुल महीन महीन से धागे ऐसे महीन महीन से रेसे ऐसे फैले रहते हैं। ऐसे ही जे उस धागे का श्रावण करती है, जो कीट होता है श्रावण करता है और क्या करता है, उसी धागे को ऐसे अपनी गर्दन से अंग्रेजी के 8 आकृति में इस तरीके से ऐसे ऐसे करके घुमाना शुरू करता है। और क्या करता है, ये जो लार्वा होता है वो जो धागे से संरचना बनती ऐसे करके करता है, जिसके ऊपर जो है एक पूरा खोल बनना शुरू हो जाता है, एक कवरिंग शुरू हो जाती है। आपने अंडा देखा होगा तो इस तरीके से ये लार्वा बना, यहाँ पे एक चित्र बना, देखने में तो ये अंडा जैसा दिखता है, छोटा सा अंडा ऐसा बन गया वो। जब ये कवरिंग कर लेता अपने अंदर, ये पूरी कवरिंग कर लेता इस तरीके से। और कवरिंग के बाद में जब आप देखेंगे सफेद सफेद रंग का जो है इस तरीके से जो संरचना बनकर तैयार हो जाती है, इसे हम कहते हैं कोकून, या दूसरा नाम इसका है कोया। कोया बन जाता है। अब आप कहेंगे इसमें कीट तो दिख नहीं रहा, कीट कहाँ गया? दरअसल कीट इसके अंदर ही है। ये जो कीट यानी कि जो लार्वा इसके अंदर बंद हो जाता है। अगर इसे काटें, इसका टीएस करें, ट्रांसफर सेक्शन काटें ऐसे करके, मान लो अंडे को ऐसे ऐसे चीर दिया जाए, ऐसे ऐसे काटा जाए, ऐसे काट के देखा जाए तो इसके अंदर देख रहे हैं इस तरीके से जो इसके अंदर है वो अब प्यूपा के नाम से जाना जाएगा। और इसने एक लेयर बनाई अपने चारों तरफ, ये देख रहे हैं आप, एक लेयर बनाई है महीन महीन रेशों की। ये एक लेयर पूरी परत तैयार कर दी इसने, ये हमारे लिए उपयोगी है, इसी से हमें रेशम बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इस लार्वा को जैसे ही ये प्यूपा जो होता है इसके अंदर उत्पन्न होता है, यानी कि जैसे ही कोया बनता है तो हम ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं। कोया बनने के बाद में हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं और गर्म खौलते हुए पानी में, जो पानी एकदम गर्म होता है, खौला होता है, उनमें इनको डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, जो इसमें रेशा है और रेशे के साथ साथ में एक लसलसा पदार्थ होता है, वो भी चिपका रहता है रेशों को। तो पानी में जब इसे पड़ जाता है तो क्या होता है, जो रेशे रेशे हैं वो छूट जाते हैं, इसे महीन महीन रेशे। इसे रुई में आपने देखा होगा, रुई अगर लंबे रेशे हो तो इस तरीके छूट जाते हैं और लसलसा पदार्थ उसी पानी में घुल जाता है। अगर ये प्रक्रिया समय पर कर ली जाए तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का रेशम प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का रेशम प्राप्त हो जाता है और उसमें लसलसा पदार्थ जो होता है वो इसी पानी में चला जाता है। यहाँ पे अगर जो इसका पालन करने वाला है, रेशम कीट पालन कर रहा है, अगर उसने इस अवस्था को सही से नहीं पहचान पाया तो क्या होता है कि ये जो इसके अंदर प्यूपा बना है, ये जीवित तवी कीट है, इस अगली स्टेज में ये कीड़ा बन जाएगा, जाके रेशम का कीड़ा बनेगा। तो ये क्या करता है, अपने आप इसके ऐसे दांत विकसित हो जाते हैं कि जिससे क्या करता है, ये अपने कमर जो खोल इसके होता है उसको कट कर देता है कहीं से और कट करके बाहर निकल आता है। कट करने में क्या होगा, अभी रेशे लंबे लंबे आने हैं, अगर इसने इस तरीके से कट कर दिया इसे और 2 जगह से कट करके बाहर निकला यहाँ से, तो क्या है, जो लंबे रेशे हैं वो 2 जगह से कट जाते हैं और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। तो क्वालिटी खराब होने से बचाने के लिए इसको सही समय पे इस कोकून को ही हम पानी में डाल देते हैं और रेशे को अलग कर लेते हैं। अगर इनको हमें कुछ मात्रा में अगर हम इसको कोकून को बचाएंगे नहीं तो अगली पीढ़ी के लिए हमें कीड़े नहीं प्राप्त होंगे। तो कीड़े भी प्राप्त होते हैं तो इसको जो है 2-3% जो है, जैसे मान लीजिए 10,000 कीट है तो 10,000 कोकून हमें प्राप्त हुए। यहाँ पे 10,000 कोकून को यहाँ लगा देंगे, थोड़े कोकून मतलब को सुरक्षित रखेंगे जिससे कि अगली पीढ़ी के लिए फिर से हमें कीट प्राप्त हो सके। तो जो कुछ छोड़ दिए जाते हैं तो प्यूपा बाद में क्या होता है, रेशम के कीड़े में पुनः परिवर्तित हो जाता है। उन्हीं में नर निकलते हैं, कुछ मादा निकलते हैं जो आगे मैच्योर होकर के इस प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं। एक सवाल इसमें पूछा जाता है कि ये रेशम का जो कीट होता है वो किस अवस्था से रेशम इकट्ठा किया जाता है। उसमें ऑप्शन दिया होगा प्यूपा, उसमें ऑप्शन दिया होगा लार्वा, पूछा जाएगा। दूसरा ये पूछ सकता है कि
जो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे कोकून या कोया से प्राप्त होता है। और बहुत अच्छा सवाल एक पूछा जाता है कि रीलिंग क्या है। रीलिंग, आपने रील देखी, वैसे रील धागा से संबंध है और उसमें धागा लपटा होता है। तो यहाँ पर जो रीलिंग है उसको समझना है। रीलिंग क्या है? रीलिंग कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया को हम रीलिंग कहते हैं। ये जो कोकून से हमने भी रेशे तैयार किए, वहीं में रेशे दिख रहे हैं, इस प्रक्रिया को ही हम रीलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया में महीन में रेशे प्राप्त हो जाते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। और 4 से 8 करीब करीब 4 से 8 कोकून से जो महीन में ये फाइबर्स फिलामेंट्स तंतु प्राप्त होते हैं, इन्हीं से एक रेशम का धागा बन जाता है। लिखा है 4 से 8 कोकून से एक रेशम का धागा बनाया जाता है। तो जब रेशम के धागा बना लिए हमने, फिर उन्हीं धागों से हम कपड़ा का निर्माण कर लेते हैं, कपड़ा बुन लेते हैं। तो यहाँ तक। और जैसे जैसे कीट होंगे, कीट के आधार पे ही इसका जो है इसकी क्वालिटी रेशम की तय होती है। तो इसमें अलग अलग, जैसे हमने टसर देखा होगा या माला में टसर का इस्तेमाल होता है, तो टसर रेशम है, मूंगा रेशम है। ऐसे ही इसमें एक कोशा रेशम होता है, एक एरी रेशम होता है। तो ये हम इस तरीके से अलग अलग तरीके से इनका हम चयन कर लेते हैं, अलग अलग तरीके का रेशम बनता है। तो इस रेशम की प्रक्रिया में रेशम का कीट पालन तो सब करते हैं, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का रेशम प्राप्त करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कुशल इसका रेशम कीट पालक होना चाहिए, जो सही समय पे सही से प्रक्रिया को जाने और उसकी सही समय पे रीलिंग कर ले, सही समय से उससे रेशा निकाल ले। दरअसल ये जूनियर स्तर के लिए और हाई स्कूल स्तर के लिए रेशम कीट पालन यानी कि सेरिकल्चर या रेशम कीट का जीवन चक्र है, बहुत महत्वपूर्ण है।